तो प्रोबेबिलिटी में चार कहानी बेसिकली हमारे पास चल रही थी, ठीक है ना। एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, चल रहा था, ओके। और एक चल रहा था हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके। और टोटल प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड बेस थ्योरम चल रहा है। ये इस तरीके से चार हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे, ठीक है ना। तो टोटल और बेस थ्योरम भी हम लोग ने बहुत अच्छे से कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है ना। बच्चों को मेनली कन्फ्यूजन जो होती है, देखो पढ़ सब चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिससे कि इजीली आप लोग समझ सको कि कौन से मेथड से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और टोटल में ये दिक्कत हो जाती है अक्सर, ठीक है। कंडीशनल भी पहचान लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये दो में दिक्कत होती है, तो मैं अभी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपको पहचानना है कि कोई भी कि कौन से मेथड से करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और टोटल में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बट आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो देखो कंडीशनल में बेसिकली होता क्या है मालूम है, एक मतलब चॉइस एक स्टार्टअप एक से होगा आपके पास, जैसे बैग है या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, इवेंट है, वो एक ही होगा, ओनली वन होगा, है ना। वन होगा और उसी में से गिवन दैट मतलब दो कंडीशन होंगी इस तरीके से वन बाय वन की, कि एक प्रोबेबिलिटी हो गई है या गिवन दैट या नोन दैट, है ना। इस तरीके से वर्डिंग होगी कि गिवन दैट ये हो चुका है तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एक कार्ड हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, इस तरीके से सिचुएशन होगी किसमें, कंडीशनल वाले में, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में भी क्या होता है मालूम है, सिंगल बैग होता है। क्या होता है, सिंगल बैग होता है, लेकिन इसमें साइमल्टेनियस मांगता है। क्या मांगता है, साइमल्टेनियस। सुन लो जरा, देखो कंडीशनल में कैसे होगा मालूम है, एक ही केस मांगेगा, जैसे एक इवेंट हो गया तो दूसरा इवेंट मांगेगा। इफ वन इवेंट मतलब टोटल है दो चीजें हो रही हैं, लेकिन इस कंडीशन में होता है कि वन इवेंट ऑलरेडी हैपेंड और मांग रहा है कि आस्किंग, जो आस्क होगा वो दूसरा कुछ, हाँ सेकेंड इवेंट का आस्क होगा कि बताओ सेकेंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड इवेंट का पूछा जाएगा, ये होगा कंडीशनल। लेकिन इसके साथ ही अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियस दो का मांगेगा या तीन का मांगेगा, साइमल्टेनियस दो का मांगेगा, टू और थ्री का साइमल्टेनियस ऑक्यूरेंस मांगेगा, टू और थ्री का कि हमने किंग भी निकाल लिया, हमने क्वीन भी निकाल लिया, हमने एज भी निकाला, बताओ। मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा सिंगल बैग का मतलब है ना, सिचुएशन एक ही होगी, दो बैग या दो कार्ड के अलग अलग शफल वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पैकेट नहीं है एक ही। लेकिन बोलेगा किंग की बता दो, उसमें से एस की भी बता दो, क्वीन की भी बता दो, तो ये होता है मल्टी। तो ये आपको अभी मैं फॉर्मूले बताऊंगा, ये आपको पहचानना जरूरी है, कि किस तरीके से कंडीशनल लग रही, किस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव लग रही है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेटिव, तो समझिए क्या होगा, सिंगल बैग होगा, कोई सिंगल टारगेट होगा, सिंगल क्या होगा, टारगेट दो नहीं होंगे, सिंगल टारगेट होगा, उस सिंगल टारगेट को दो लोग पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर सिंगल एक बॉक्स होगा, एक बैग सिंगल होगा, और उसमें बोलेगा कि दोनों बॉल की कलर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव लगेगा। और कंडीशनल में एक ही का पूछेगा, हो दो रहे होंगे, मतलब एक हो गया है तो दूसरे का बताओ, नोन दैट, गिवन दैट, ऐसे वर्ड होगा। कैसे वर्ड होंगे,
गिवन दैट, नोन दैट, ऐसे वर्डिंग होगी, ठीक है ना, कंडीशन। अच्छा सर फिर टोटल कहाँ कैसे लगेगा? देखो टोटल में कहानी क्या होगी, बैग ज्यादा है, मतलब जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो एक ही बैग हो रहा था, बैग एक था, सिंगल बैग, देखो सिंगल लिखा है ना, सिंगल बैग, सिंगल कोई इवेंट, उसमें से 1 बाय 1 करके 2-3 बार चीजें हो रही हैं, वो तो मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है कि एक बैग है, एक झोला है, 1-2-3 हमने बॉल निकालनी, ठीक है, या एक पैकेट है कार्ड का, उसमें हमने 1 कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड निकाल लिया, तो वो तो लग रहा होता है मल्टीप्लिकेटिव में। टोटल में मल्टीपल बैग होंगे, शुरुआत में ही मल्टीपल बैग हो जाएंगे, मल्टीपल बैग या मल्टीपल चॉइसेस हो जाएंगी। फिर इसमें से एक अलग कहानी चल रही होगी और इस बैग में से अलग कहानी चल रही होगी, मतलब इसमें भी रेड बॉल ग्रीन बॉल है कुछ कुछ, इसमें भी रेड बॉल और ग्रीन बॉल है कुछ कुछ, और पूछेगा कि अब इसमें से भी रेड बॉल निकाल सकते हैं, इसमें से भी रेड बॉल निकाल सकते हैं हम लोग, कोई एक बॉल निकाल सकते हैं, तो बोलेगा कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, बोलेगा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले हमारे पास क्या होगा, 2 बैग होंगे, अब 2 बैग की चॉइस यानी 1/2 अलग हो गया, एक में रेड 3 है, ग्रीन में 5 है, अब हमें पूछा आगे रेड का ही गया है ना, तो आगे रेड का ही आगे लिख दो कि रेड एक में 5 है और ग्रीन 3 है, 5 3 8 यानी 5/8, ओके 5/8। यहाँ चलो यहाँ लिख दें, रेड है 5 ग्रीन है 3, रेड है यहाँ 3 ग्रीन है 4। अब यहाँ पर सिर्फ रेड का ही लिखना पड़ेगा, क्यों, हमें पूछा आगे किसका गया है, रेड का ही पूछा गया है, तो 3/4 3 7, क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई। तो इसमें पहचानने में आएगा ना, इसमें क्या बैग एक ही होगा, एक बार एक बार बॉल निकाला फिर दोबारा बॉल निकाला, ऐसे इसमें 2 बार है, बैग 2 है, पूछ रहा है एक का, उल्टा है दोनों एक दूसरे से अगर सोचने में जाएंगे। यहाँ बैग 2 है, पूछ रहा सिर्फ रेड का, पूछ रहा सिर्फ है साइमल्टेनियस ये भी, क्योंकि साइमल्टेनियस ऑकरेंस हो रहे हैं, मल्टीपल ऑकरेंस हो रहे हैं, लेकिन रेड का पूछे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बैग एक है, बैग क्या है, एक ही है, और 1 बाय 1 करके हमने 2-3 चीजें हैं उसमें, 2-3 चीजें हुई हैं, एक बार किंग निकाला, एक बार जैसे रेड बॉल निकाला, एक बार ग्रीन बॉल, एक बार बॉल ग्रीन, एक बार ब्लैक बॉल निकाला, तो रेड की ग्रीन की ब्लैक की सबकी बताओ। अब रेड निकाल लेंगे, उसका हमने लिख दिया रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, उस हिसाब से जो भी है, रेड है 5 ग्रीन 3 ब्लैक 6, तो 5 टोटल नीचे। फिर ग्रीन का, अब एक रेड निकाल चुके हैं तो ग्रीन का आगे लिखेंगे हम लोग बचा हुआ, फिर उसके आगे ब्लू का लिखेंगे बचा हुआ, तो बैग एक है लेकिन साइमल्टेनियस है, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी बताना, साइमल्टेनियस ऑकरेंस की बताना है प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसमें बैग 2 है या 3 बैग, बताना एक ही का है, बताना किसी एक का है। और फिर बेस थ्योरम में क्या होता है, ये सारी चीजें हो चुकी, देखो है बेस थ्योरम क्या होता है, इसमें भी क्या होता है मालूम है, 2 या 3 चॉइसेस हैं हमारे शुरुआत में, एक बैग 2 बैग, किसी रैंडमली कोई एक बैग से निकाला हमने, रैंडमली अगर बैग दे दिया कि बैग 1 से ही निकाला है, अगर ऐसा दे दिया बैग 1 से निकाल के 2 में डाल रहे हैं, तो फिर बैग 1 बैग 2 पर चॉइस नहीं बनेगी, फिर 1 और 2 पर क्या क्या हो रहा था वहां से बनेगी चॉइस, वो अभी चलो बाद में। तो यहाँ पर भी कहानी वही है कि 2 बैग है 3 बैग है, और यहाँ पर रेड समझो 3 है ग्रीन 5 है, यहाँ पर रेड है ना 4 है ग्रीन 5 है, पहले वाले मैंने रेड ग्रीन लिखा है। अब इसमें कैसे पूछा जाएगा मालूम है, इसमें ऐसे पूछा जाएगा, अब देखो अब यहाँ पर पहले तो 2 बैग में कौन सी बोलेगा कि बताओ आगे चल के रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन सेकंड बैग से ही बताना है, इसमें उल्टा हो जाता है बेस थ्योरम, टोटल जैसा चलता है लेकिन बाद में रिवर्स मार देगा, एक चॉइस दे देगा कि रेड तो निकाल रहे हैं 2 बैग है रेड निकाल, लेकिन सेकंड बैग से ही बताना है। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं बताया, बोले रेड बॉल की बताओ, ओवरऑल रेड बॉल की बताओ, ठीक है ना। तो इसमें क्या अगर 2 बैग है तो 1/2 एक अलग 2 चॉइस हमारे पास होगी, 2 प्रोबेबिलिटी, फिर रेड बॉल के ही पूछ रहे तो रेड का ही लिखो 3/8, यहाँ पे रेड का 4/9, इनका मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा प्लस करके, और ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ सेकंड बैग का पूछा है, अगर ये पहला बैग है ये सेकंड बैग है तो सेकंड बैग का ऊपर लिख देंगे मल्टीप्लाई, है ना बेस थ्योरम। देखो ये लेक्चर तभी समझोगे जब मेरे प्रोबेबिलिटी के पुराने लेक्चर देखे हुए हैं, तो तभी ये टोटल और बेस थ्योरम का अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है, तभी समझ में आएगा, ये चीज़ समझ लो पहले ही। समझ में आ गई बात किस तरह हमें करना है कि टोटल में 2 चॉइस है, पहले ही 2 चॉइस या 3 चॉइस है, और आगे सिंगल का पूछ रहा है कोई कि रेड की बताओ, ये टोटल हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में
बैग एक है और कई लोगों की पूछ रहा है, कई लोगों की पूछ रहा है। बैग एक ही है, शुरुआत में बैग ही एक है और पूछ कई लोगों की रहा है। यहाँ पे उल्टा है, बैग दो हैं, शुरुआत में दो हैं, पूछ एक की रहा है। और बेस में सेम टोटल जैसा कि बैग दो है, पूछ एक की रहा है, लेकिन पर्टिकुलर सिचुएशन रिवर्स मार के पूछ रहा है कि भाई रेड की बताओ लेकिन सेकंड बैग की बताना। समझ गए ना, ये कहानी है। कंडीशन में तो एक सिंगल का सिंगल ही चल रहा है, सिंगल बैग है और सिंगल इवेंट का ही, मतलब ऑलरेडी एक इवेंट हुआ तो दूसरे की बताओ। तो इतनी चीज, इतनी ये है। मतलब मल्टीपल कंडीशन में क्या होता है, एक केस बैग एक ही का पूछेगा, इसमें बैग एक कई लोगों का पूछेगा। मल्टीपल बैग एक है, पूछ कई लोगों का रहा है, और कंडीशन में बैग एक है, एक ही का पूछ रहा है, बस इतना फर्क है। ठीक है ना, वो चीज़ में तो समझिए ना। तो अब देखो कुछ फॉर्मूले थे वो लिख लो। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखो, ये आता रहता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अभी इसका मैं बताऊंगा किसके कैसे फॉर्मूले लगने में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी तो मैंने एक वर्डिंग में एक फील्ड बताया कि कहाँ पे कंडीशनल, कहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव, कहाँ पे टोटल, कहाँ पे बेस लगेगा। आपको फील्ड दे दिया, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कौन सा है। बाकी फॉर्मूले तो बताई, वो तो मालूम ही है, आपको बता भी देंगे। देखो एक फॉर्मूला ये याद रखें, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ यूनियन आ गया तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन लिख रहे हो तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, अगर वर्डिंग आ गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या वर्डिंग आ गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्डिंग आ गई अगर, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, याद रखना। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ ये याद रखना, इसको जीरो मान लेंगे। तो कभी हो सकता हो कि दो इन्फॉर्मेशन दे, अब बोलेगा कि ये यूनियन बी निकालो, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे दिया, अब आप फंसे हुए, फिर तो ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी था, आप उसी में फंसे हुए, ये इन्फॉर्मेशन तो होना जरूरी था। अब वर्डिंग है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इसको जीरो मान लेंगे, ये पूरा छुपा देना विद माइनस, बस ये दो इन्फॉर्मेशन दी तो ये यूनियन बी आ ही जाएगा फिर। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, तो ये एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ना। और कंडीशनल की बात करें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है बोर्ड का और आखिरी मोमेंट पे सारी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, जबकि सब पहले हो जाना चाहिए था। तो कंडीशनल के लिए जैसे कि हमें कंडीशन मैंने क्या बताया, किसी एक का ही पूछा जाएगा, किसी एक का पूछा जाएगा, जब मतलब दूसरे का पूछा जाएगा पहला हो चुका हो, है ना। कंडीशनल मतलब यही होता है ना कि हमने रेड निकाली, ग्रीन निकाली, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ जब रेड निकाल चुके हैं, इट इज़ लाइक दैट। ओके, ठीक है ना। तो बस कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ, समझो कि हमें रेड का पूछा गया जब ग्रीन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की रेड की बताओ, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जब ग्रीन हो चुकी हो तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आ जाएगा, जो हो चुका हो नीचे, ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी ठीक है। अब ये जो डेटा कहाँ से मिलेगा, या तो डेटा गिवन होगा डायरेक्ट, या तो डेटा गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो वी हैव टू फाइंड डेटा फ्रॉम सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर रेड दिया हुआ है 5, ग्रीन दिया हुआ है 3। ठीक है, तो अब रेड 5 है, ग्रीन 3 है, तो हमने क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बताओ जब ग्रीन हो चुकी हो, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ग्रीन हो चुकी, अगर ग्रीन, पहले तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना यहाँ पर, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8, यही होगी ना, पीजी ग्रीन की 3/8, तो ये हो गया। और एक और रेड की प्रोबेबिलिटी, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए इन दोनों का मालूम होना चाहिए, इन दोनों का ये मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा भाई, रेड और ग्रीन दोनों कॉमन लेना है ना, तो रेड की क्या होगी 5/8 और ग्रीन की क्या होगी 3/8। मतलब अगर सैंपल स्पेस बनाओगे, तुम ऐसे सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस में ऐसे है रेड बॉल,
रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, रेड बॉल, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल। सही है ना? ऐसे ही है पूरा सैंपल स्पेस तुम्हारा, 5 रेड है 3 ग्रीन है। ठीक है ना? अब जैसे कि रेड की चाहिए तो रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, 5 रेड है 5 बाई टोटल 8 है। ठीक है ना? और ग्रीन की कैसे होगी, 3 बाई 8। ठीक है ना? जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी कंडीशनल पे। तो ये फॉर्मूला याद रखना। ओके। अब मल्टीप्लिकेटिव के लिए बस यही कर देना कि मल्टीप्लिकेटिव हम क्या कर रहे हैं बताओ। मल्टीप्लिकेटिव में एक साथ कई बताना है हमें। सुन लो, मल्टीप्लिकेटिव में क्या कर रहे होते हैं, हमें एक साथ कई प्रोबेबिलिटी बतानी होती है कि किंग का भी बताओ, मतलब किंग निकाला, क्वीन निकाला और एस निकाला, तीनों की बताओ प्रोबेबिलिटी। तो तीनों की बताओ तो क्या करेंगे मालूम है, तीनों की बताओ मतलब बोथ की बताओ, वर्डिंग क्या आ जाएगी, बोथ एंड किंग एंड क्वीन की बताओ, ऐसे वर्डिंग है। देखो कंडीशनल कैसे होती है, गिवन है ना। कंडीशनल कैसे होगी, गिवन दैट एक हो चुका है तो बताओ नोन दैट कि ये हो चुका है, हमें पता है ये हो चुका है। और मल्टीपल बोथ की बताओ या फिर एंड ए और बी की बताओ, ऐसे वर्डिंग होगी मल्टीप्लिकेटिव में। तो मल्टीप्लिकेटिव क्या करते हैं, बस मतलब बोथ एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। बोथ और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन हमें करना है सब आपस में। चाहे 3 हो तो तीनों का इंटरसेक्शन कर दो, अगर 3 है तो तीनों का इंटरसेक्शन कर दो। मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर 3 लोग हैं, चलो अच्छा कोई बात नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 लोग हैं, किंग की बताओ, एस की बताओ, क्वीन की भी बताओ। तो क्या करेंगे, अगर अब यहाँ पे सीरियल देखिए, पहले किंग का निकाला है तो किंग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, हमने क्वीन निकाला है, फिर क्वीन निकाला है तो क्वीन की बताओ लेकिन किंग की हो चुकी है। मतलब एक कार्ड एक वैल्यू कम कर, अगर नॉट विदाउट रिप्लेसमेंट है तो, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड क्या कर देंगे, हटा देंगे। मतलब किंग टोटल 52 से 51 हो जाएंगे तो क्वीन कितनी 4 होती है, 4/3 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जब किंग और क्वीन दोनों हो चुके हैं, किंग और क्वीन दोनों हो चुके हैं तो मतलब 2 कार्ड कम हो चुके हैं। एस कितने होते हैं, 13 होते हैं ना एस, 13 और 2 कम हो चुके हैं, 50 हो जाएगा नीचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहचानना समझ में आ गया, पहचानना समझ में आया। बाकी टोटल और ये तो भाई बिल्कुल ऐसे वाले तरीके से है, बाकी टोटल और बेस आपको पता है। ठीक है ना? तो टोटल में क्या है, 2 बैग रहेंगे, पूछेगा एक का। अब मल्टीप्लिकेशन में बैग एक रहेगा, पूछेगा दादा का। ओके, समझ गए ना? बोथ वर्ड रहेगा, एंड वर्ड रहेगा और टोटल। ठीक, अब बेस तो पता ही है तुम्हें कि भाई 2-3 लोग पहले से 2-3 रहेंगे, पूछेगा आगे एक का, लेकिन रिवर्स करके पूछेगा। ठीक है, सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है। बाकी बेस तो टोटल चलो मैंने पढ़ा दिया है, इसके फॉर्मूले बता दिए और जो ठीक है ना, इसके फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, किसके, टोटल के और बेस के मैंने अच्छे से बता दिया है। भाई टोटल में है क्या, यही कहानी चलनी, प्लस करके चलनी है, क्योंकि टोटल में क्या है, कई ये है ना, बस ऐसे ही कर देना सीधा सीधा, दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, है ना? तो ये तो पता ही है तुम्हें। तो मल्टीप्लिकेशन में समझ गए ना कैसे करना है। 3 मतलब रहेगी एक ही बैग, लेकिन पूछेगा 2-3 की, तो कोई बात नहीं 1 बाय 1 कर देना। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक कम करते हैं आना, टोटल क्वांटिटी है ना, एक कम करते हैं आना। तो इस तरीके से तो अभी क्वेश्चन आएंगे ना, अभी आपको समझ में और ज़्यादा से आएगा। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, ये इस पर आता है, डायरेक्ट डेटाबेस पर आता है, ये लिख लेना। बाकी नॉट का पता ही है कि अगर एक हुआ है तो नहीं होने के चांस 1 माइनस, तो नॉट का पता ही है आपको कैसे करना है। चलो देखो, अब ये तो डेटाबेस डायरेक्ट डेटा पर ही दिया हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्ट डेटा पे दिया हुआ है। और हमें फॉर्मूले पता है कि हमारे पास एक ऐसा कुछ फॉर्मूला है, फिर एक ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, हमें फॉर्मूला मालूम है। मल्टीप्लिकेटिव में तो खैर लॉजिकली है कुछ इस तरीके से, ये हमें फॉर्मूले पता है। तो तुम्हें दिया क्या गया, देखो इफ, तो मैं इसे दिया इफ ए डैश बी, इसको अगर ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, 0.3 दिया हुआ है, ए डैश बी, है ना। जैसे ये देखो आर डैश जी, यानी ये यार ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ए डैश बी एक डेटा दिया हुआ है, फिर पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है। तुम्हें क्या बताना है, पी बी डैश ए बताना है, मतलब बी के बताना है जब ए हो चुका है। हमें जो पूछा जाता है ना, हमने वहीं से स्टार्ट करनी है, हमने वहीं से स्टार्ट करनी है। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, कैसे लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे इंटरसेक्शन वाला, क्या बी इंटरसेक्शन
ए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये नीचे ए है तो नीचे पी ए ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये पूछा गया, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए है क्या? तो ये तो नहीं है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। पी ए है सर, पी ए है सर, बी इंटरसेक्शन ए कहीं से मिल जाए तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा। हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, चलो ये ढूंढने के लिए वापस फॉर्मूला मारेंगे, लेकिन जैसे बी अपॉन ए है तो ए अपॉन बी से फॉर्मूला मारेंगे। क्यों? सवाल ये है कि हमें तो फॉर्मूले में पी बी दिया हुआ है ना, और पी ए दिया हुआ है, हमें पी ए की, चलो पी ए तो मेरा काम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पी ए यहाँ रख देंगे। सवाल ये सर, ये दो इन्फॉर्मेशन यार इस फॉर्मूले में तो लग नहीं रही भाई, पूछा तो ये गया है ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, यार ये दो क्यों गिवन है, ये मेरे पास सवाल क्यों गिवन है। चलो यार मतलब काउंटर अप्रोच रखेंगे, चलो ये क्यों गिवन देखते हैं, क्यों गिवन है। पी ए अपॉन बी कहाँ पर आता है, ए डैश बी कहाँ आता है, ए बी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी, यहाँ पे बी है तो यहाँ लिखेंगे बी। अच्छा चलो लगा दिया फॉर्मूला, अभी हमें पता ही नहीं कुछ हम कर क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, हमने तो काउंटर अप्रोच रखा, ये दिया क्यों था। चलो यार ये 0.3 दिया, इसके नीचे 0.3 लिख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें नहीं गिवन है, हटाओ, अच्छा नहीं गिवन हटाओ, है ना। अब पी भी दिया हुआ है, प्लस बी हाँ सर दिया 0.8, यानी यहाँ पर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.24 इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे हाँ ये तो दिया हुआ है 0.24, यानी यहाँ रख सकते हैं भाई। हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन हो, बात एक ही है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हाँ पी ए पी बी में फर्क है, बी अपॉन ए अपॉन बी में फर्क है, ये तो ठीक है यार। अब तो यानी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें सारी मिल गई है, यानी यहाँ पे लिख देंगे 0.24 इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, और पी ए तुम्हें गिवन है कितना 0.4, तो आ गया 0.6, आ गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से एक नंबर का तो आ ही जाएगा, ये ऐसा काउंटर अप्रोच मारना है तुम्हें, ये आएगा ही आएगा, एक नंबर में आएगा ही आएगा, मतलब पक्का मान के चलो, ठीक है ना। मतलब कंडीशनल पर था ये, डायरेक्ट डेटा गिवन है, फॉर्मूला लगा लो, ज़्यादा लॉजिक लगाने जरूरत भी नहीं है। पी ए गिवन है, पी बी गिवन, अच्छी बात है, पी ए पी बी गिवन है, और प्रोटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो, चलो अच्छी बात है। फाइन करना है हमें ये और ये, भाई ये हमें फाइन करना है, यार कहाँ पे दिखता है ये फॉर्मूला, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन नहीं है यूनियन है, तो यूनियन तो सर हाँ हमें एक फॉर्मूला पता था यूनियन के लिए सर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला बताया था ना ये वाला, माइनस अगर यहाँ यूनियन यूज हो गया तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। चलो अच्छा, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इस डेटा के हिसाब से क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मैच करा लो तेजी से। पी ए गिवन है, हाँ गिवन है, पी बी गिवन है, हाँ गिवन है, सर इंटरसेक्शन नहीं गिवन है, ओहो इंटरसेक्शन नहीं, तो घबराने वाली बात है क्या, नहीं। अब सवाल ये काउंटर अप्रोच कि यार ये नहीं गिवन है कैसे निकालें, तो यार ये पी बी ए ये सब क्यों दिया हुआ था, ये सवाल था, ये सब कहाँ पर आता है बताओ सर। ये तो कंडीशनल में आता है कि प्रोटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो, तो चलो कंडीशन फॉर्मूला मार के देखते हैं हम लोग, मारेंगे तो यहाँ लिखे पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर बी इंटरसेक्शन ए या ए बी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर पी अपॉन ए हो चुका तो यहाँ पे ए ही लिखेंगे। अब इसके साथ देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 0.4 गिवन है, हाँ सर ये 0. मतलब बी ए गिवन है, पी इंटरसेक्शन ए बी वो यहीं के लिए तो ढूंढना था एक्चुअली देखा जाए तो, चलो ये नहीं गिवन हटाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और पी ए गिवन है, हाँ पी ए 0.6 गिवन है, ओहो हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0.24 इज इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी बी, सर ये मिल गया तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में अप्लाई मार देंगे, नहीं पी हमें ए यूनियन बी निकालना है ना, रुको तो हाँ यहाँ सुनो तो ठीक है, वहाँ पर आ रहे हैं तो एक तो निकल गया ये वाला, अभी यहाँ पहुँचे नहीं, क्या ए यूनियन बी के लिए ए मालूम है, मालूम बी मालूम है, और ए इंटरसेक्शन अभी तो निकाला, ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। और क्या पूछेगा, और भी कुछ पूछा सर, ये पूछा गया ए जब बी हो चुका हो, प्रोटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, तो लिखो ना क्या, प्रोटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे प्रोटी ऑफ बी, बस लो खेल खत्म, पैसा आता है। क्यों, इंटरसेक्शन बी तो निकाल ही चुके हैं 0.24, पी बी तो तुम्हें गिवन ही है 0.5, तो इसमें करना ही क्या आता भाई, है ना। इस तरीके से एक नंबर के या 2 नंबर के मतलब कर ही लेना है, सवाल नहीं पैदा होता नहीं करने का। अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, याद रखना मैंने कंडीशनल में, मैंने मल्टीप्लिकेटिव में, टोटल में, बेस में किस तरीके से बताया था। टोटल बेस तो देख के पहचान लोगे, 2 बैग है शुरुआत से ही, दो कॉलेज है या 2 कंडीशन शुरुआत से ही दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 2 या 3 ना, तो मतलब 2 पर ही आएगा, इसे 3 पर आता नहीं है जल्दी, ठीक है। और टोटल और मल्टीप्लिकेटिव मैंने क्या बताया था, स्टार्ट 1 से हुआ है लेकिन निकालना कहीं है, स्टार्ट 1 से हुआ है लेकिन निकालना कहीं है, ये मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव में। और टोटल में मालूम पड़ जाएगा टोटल बेस, तो चलो ये देखते हैं, 3
3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसिंग फ्रॉम ए पैकेट ऑफ फ्रॉम ए पैकेट 52। यार ये तो टोटल और बेस से तो है ही नहीं, एक ही पैक है। वो टोटल और बेस तो हटा ही दो साइड में, टोटल और बेस तो साइड में हटा ही दो। टोटल और बेस में मान के चल रहे प्रोबेबिलिटी आपने सीखी हुई है, तो ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे, हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो चलो हाँ, या तो कंडीशनल हो सकता है या तो मल्टीप्लिकेटिव हो सकता है। वेल शफल कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर रिंग एंड द थर्ड। ये देखो 2 कार्ड, 1 कार्ड, 2 कार्ड, फिर बाद में 3 कार्ड, है ना। पहले 1 कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड, 2 कार्ड निकाला, मतलब पहले 1 निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, यानी एक बैग है और कई की पूछा गया है। तो बताओ मल्टीप्लिकेटिव, याद रखना भाई, ये जो मैंने बताया ना बहुत अच्छा तरीका बताया है, प्लीज याद रखना। क्या बैग एक ही रहेगा, बैग एक है, चॉइस एक है, तो टोटल बेस तो साइड में कर दो। कंडीशनल मल्टीप्लिकेटिव में तो मल्टीप्लिकेटिव में कई लोगों का पूछ लेगा, कंडीशनल में सिर्फ एक का पूछ लेगा। इतनी सी बात थी यार, ठीक है ना। चलो तो इस तरह पूछा गया, तो यानी इसे समझ में आ गया यार, तो मल्टीप्लिकेटिव होने वाला है क्योंकि कई लोगों का, एक से कई लोगों का पूछा गया है। तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला क्या होता है बोलो, तो P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, 3 लोगों का पूछा गया है। एक को मान लो A, एक को मान लो B, एक को मान लो C, ठीक है। तो PA का लिख देना यहाँ पर से, PA का क्या होगा, क्या निकाला है, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, तो किंग के लिए 4/52, 52। अब PB के लिए PB मत लिखो क्योंकि PB का जब A हो चुका है ना, ऐसे आएगा ना, जब A हो चुका हो, क्योंकि जब दूसरा कार्ड निकालेंगे तो A हो चुका होगा, दूसरा भी किंग है, दूसरा भी किंग, तो 3/51 क्योंकि किंग अब 3 बचे, किंग अब 3 बचे, और थर्ड कार्ड एस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C जब B और A दोनों हो चुका है, एस कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, 13 पक्का ना, 4, हाँ चलो पूरे पूरे 4 ही रहेंगे। लेकिन कार्ड क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट अगर है तो कार्ड कितने बचेंगे, 50 ही बचेंगे, है ना, इस तरीके से। तो अब इसमें करना ही क्या है कि पहले क्या निकाला, किंग निकाला, तो चाहो तो आप यहाँ के ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई, दूसरा निकाला क्या, वापस किंग निकाला, लेकिन जब पहला एक किंग निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है। मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया था, एक ही चीज़ है, चॉइस है क्या, लेकिन कई लोगों को पूछा गया है, ऑकरेंस कई है, तो ठीक है। सी जब बी और ए दोनों हो चुके, भाई यार मतलब अब मुझे क्या मल्टीप्लाई सिखाना पड़ेगा, नहीं ना, ठीक है, ये आंसर निकाल लेना। चलो चलो, तो हमने सीखा क्या मालूम, मेन हमने ये नहीं सीखा, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मेन ये सीखा कि यार ये टोटल से होना है, कि यार ये बेस से होना है, कि कंडीशनल से, कि मल्टीप्लिकेटिव से। हमने मेन ये सीखना है, हमने मेन ये सीखना है, बाकी तो सीखी वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, मालूम पड़ गया अगर क्या मल्टीप्लिकेटिव तो फिर तो यार कर ही लोगे, है ना। आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट टारगेट 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी बी इज हिट द 2.5, है ना। एक 2 लोग टारगेट हिट कर रहे हैं, ए हिट कर रहा है 1/3 और बी की है 2/5। इफ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट दोनों एक दूसरे फर्क नहीं पड़ता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द टारगेट इज हिट। अब आप बताओ, अच्छा क्या ये टोटल से है कि मल्टीप्लिकेटिव से है कि कंडीशनल से है, सोचो जरा सा, ये किससे हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट 2 इज हिट। टोटल, भाई टोटल कैसे होगा बताओ, अच्छा क्या 2 टारगेट है क्या, टारगेट एक ही है, समझो बैग एक ही है, उल्टा एक रिवर्स मार लो ना, अगर कि टारगेट तो ऐसे मार, उल्टा करो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब इस टारगेट से 2 लोग निकल रहे हैं, जैसे एक बैग तक किंग भी निकाल रहे हैं हम लोग, क्वीन भी निकाल रहे हैं, ऐसे तो टारगेट एक है और 2 चॉइस हो रही है, या तो ये हिट कर रहा है या तो ये हिट कर रहा है, यही तो कहानी है ना। तो ये चीज़ का समझना थोड़ा ज़रूरी होता है, इस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब हम वही करेंगे कि टारगेट इसकी निकालना है कि द टारगेट इज हिट, टारगेट हिट हो रहा, टारगेट हिट होने के पास 2 लोग हैं, टारगेट हिट होने के 2 ये हैं चांस हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, समझो, हमें बताना है टारगेट इज हिट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज हिट मान लिया। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे करना है कि अगर एक ने टारगेट हिट कर लिया यानी 1/3, इसका मतलब दूसरा वाला टारगेट हिट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब दूसरा वाला टारगेट हिट नहीं कर, अगर एक ने हिट किया है तो दूसरा समझो हिट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा जब हिट नहीं कर रहा है तो हिट नहीं करने क्या आएगा, 1 - 2/5, है ना। तो 1 - 2/5 कितना हो गया, 3/5,
देखो ये 2 है तो ऊपर 3/5 है ना, 3/5 आ जाएगा, 3/5। चलो एक तो ये हो गया, लेकिन साथ में आप प्लस लगाते हुए चलें क्योंकि तुम्हारे पास कई कंडीशन अलग अलग दी हुई है यहाँ पर। हमें और मान के हो सकता है दूसरा वाला हिट कर रहा हो, हो सकता है दोनों हिट कर रहे हो। तो अगर दूसरा वाला हिट कर रहा है तो दूसरे वाले हिट की 2/5 थी, तो पहला वाला हिट नहीं कर रहा है तो 1/3 अगर हिट की है तो नहीं हिट करने की 2/3, तो नीचे टोटल 3 था, 1 माइनस करके चाहे तो जैसे चाहे वैसे कर लो, तो इसे मेंटल मैथ से 2/3 प्लस। या तो ये भी हो सकता है, देखो और में है ना प्लस लगाते हैं, और या तो ये या तो ये या तो ये हो रहा है, या तो दोनों हिट कर रहे हैं। अगर दोनों हिट कर रहे हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/5, 1/3 दोनों हिट की यही है ना, एक की 1/3 दूसरी की 2/5 है ना। तो ये क्वेश्चन को समझना थोड़ा ज़रूरी था। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेना और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डील करना है। अब देखो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी रिलेट करोगे। भाई दिक्कत आपको सिर्फ यहीं पर होती है कि टोटल और मल्टीप्लिकेटिव में कैसे समझें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट 3 मार्क्समैन आर दिस दिस एंड दिस, 3 लोग हैं, ठीक है, और एक की 1/2, एक की 1/3, एक की 1/4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कई ऑकरेंस बता रहा है, कई ऑकरेंस बता रहा है, लेकिन साथ में बताना है कि सिर्फ वन ऑफ देम ही हिट कर पा रहा है। हाँ हिट कर, वन एंड मतलब टारगेट वन ऑफ देम ही हिट कर पा रहा है। बस यहीं पर आप कॉन्सेप्ट लगा लो कि प्लस वाला आ जाएगा, और वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये कर रहा हो ये दोनों ना कर रहे हो सकता है ये कर रहा हो तो ये दोनों ना कर रहे हो सकता है ये कर रहा हो तो ये दोनों ना कर रहे हो। लेकिन पहले वाले में क्या था मालूम, टारगेट हिट का था, कोई भी टारगेट हिट कर सकता है। तो इसीलिए आखिरी में एक और जोड़ा कि दोनों टारगेट हिट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता, एक हिट कर रहा है दूसरा नहीं हिट कर रहा है, प्लस एक पहले दूसरा वाला हिट कर रहा है तो पहला वाला हिट नहीं कर रहा है, और प्लस एक और लगा है दोनों हिट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है मालूम है, हिट कोई एक ही करेगा, चाहे ये हिट कर ले, जब ये हिट कर रहा है तो ये दोनों हिट नहीं करेंगे, या तो ये वाला कर रहा है तो ये कर रहा है तो ये दोनों हिट नहीं करेंगे, अगर ये कर रहा है तो ये दोनों हिट नहीं करेंगे। तो कितना आसानी से मल्टीप्लिकेटिव ही बन रहा है एक तरीके से कि हमें टारगेट हिट का बताना है। तो टारगेट हिट का यहाँ पे कल लेट टारगेट हिट इज इक्वल टू टी ऐसे करके सब ये दिखा देना वेरिएबल। यानी अगर टारगेट हिट हो रहा है, यानी पहला वाला हिट कर रहा है 1/2 हिट कर रहा है, तो बाकी दोनों हिट नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों की हिट किए तो नहीं की क्या होगी, 1 माइनस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/4 3/4, तो दोनों नहीं हिट करने की एक की 2/3 हो जाएगी, एक की 3/4 हो जाएगी। देखो 1/4 है ना, तो 1 माइनस 1/4 कर दिया। अब कहानी और की भी है ना, सिर्फ पहले वाले का नहीं पूछा था। अगर ये पूछा हो तो बताओ पहले वाले की हिट की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले वाले की हिट की प्रोबेबिलिटी ये तो दी भी थी पहले वाली हिट की, तो खत्म हो जाती बात। लेकिन यहाँ पर बोला गया कोई भी एक इंसान हिट कर रहा है और टारगेट एक ही बार हिट हो रहा है। और दूसरी कंडीशन यानी और पे कंडीशन में, और मतलब प्लस, प्लस में क्या बनेगी, हो सकता है 1/3 वाला हिट कर रहा हो, तो जब बाकी दोनों हिट नहीं करेंगे, बाकी दोनों हिट नहीं करेंगे यानी 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 1/4 का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और या तो तीसरा वाला हिट कर रहा है 1/4 वाला हिट कर रहा है, तो ये दोनों हिट नहीं कर रहे हैं, तो 1/2 का 1 माइनस से 1/2 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/3 का 2/3 हो जाएगा। लो ले लो, है ना, बस कैलकुलेट कर देना। तो कितना आसान थी यार कहानी, ये कितनी आसान सी लग रही थी कहानी, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क देखा, दोनों क्वेश्चन फर्क देखा। इसमें क्या था, टारगेट हिट हो रहा है, चाहे एक हिट कर रहा हो दूसरा ना कर रहा हो, चाहे दूसरा हिट कर रहा हो पहला वाला ना कर रहा हो, या दोनों हिट करे ले रहे हो, या दोनों हिट करे ले रहे हो। आगे बात समझ। और इसमें क्या था, इसमें भाई एक ही बार हिट होना है, चाहे पहला वाला कर रहे हो दो बाकी दो नहीं कर रहे हो, और मतलब प्लस दूसरा वाला कर रहे हो तो बाकी दो नहीं कर रहे हैं, और प्लस तीसरा वाला कर रहे हो बाकी दो नहीं कर रहे हो। अगर ये होता है कि हिट हो ही रहे हैं तो एक और कंडीशन बढ़ा देते हैं, इसी में हिट हो ही रहा है पक्की बात, तीनों चाहे तीनों तीन है ना लग गए एक ही निशाने में, तो फिर तीनों की हिट की लिख देंगे, हिट करने की 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। अगर ऐसा होता कि हिट हो ही रहा है, तीनों से भी हिट हो रहा है, तो ये तीनों का भी मल्टीप्लाई दिखा देते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, एक ही बार हिट हो रहा है, ठीक है ना, एक हिट कर रहा है, दो बाकी दो नहीं कर पा रहे, दूसरा हिट कर रहा है बाकी दो नहीं कर पा रहे, तीसरा हिट कर रहा है तो पहले दो नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को समझो जरा, नेचर ऑफ द क्वेश्चन को समझो।
अब देखो ये फॉर्मूले बेस्ड के क्वेश्चन कितने आसान से होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड के क्वेश्चन कितने आसान से होते हैं, है ना। देखो ये दिया हुआ है प्रोपर्टी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ, ए यूनियन बी आ जाए ना तो भाई वाला फॉर्मूला मार देना, कौन सा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस माइनस, हाँ माइनस, चाहे इंटरसेक्शन इधर लिखो तो यूनियन यहाँ लिखो, चाहे यूनियन यहाँ लिख रहे हो तो इंटरसेक्शन यहाँ लिखो, लिख रहेगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है चलो, अब फॉर्मूला में पी ए दिया है, हाँ दिया हुआ है, पी बी पी दिया हुआ है मतलब नहीं दिया हुआ एक तरीके से, ठीक है ना, और पी यूनियन बी दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी एक तरह से ये भी नहीं दिया हुआ है क्योंकि हाँ वही बता रहे हैं, है ना, ये भी नहीं दिया हुआ है और ये भी नहीं, दो नहीं दिए हुए हैं, बाकी कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी नहीं, कहीं और जाके पकड़े हम। तो यहाँ पर देखो एक वर्डिंग थी, हमें क्या लग रहा था ये नहीं दिया हुआ, हमें क्या लग रहा था ये एक्चुअली दिया हुआ था, ये क्यों दिया हुआ था सर, ये देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैं पहले बता चुका हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जीरो, ये मैं बता चुका हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ वर्ड आ जाए, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख लेना अच्छे से फॉर्मूले, जीरो होता है यानी ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, यही तो नहीं गिवन है भाई, तो कर लेंगे, तो 3/5 नीचे लिखा, देखो ए यूनियन बी, पी ए का 1/2 लिखा, प्लस पी बी, समझो पी दिया हुआ है मतलब पी की वैल्यू निकालना है, पी दिया हुआ है, माइनस ये जीरो दिया हुआ है, ठीक है, तो जीरो मतलब छुपा दो, जीरो हटा दो, 1/2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब पी की वैल्यू निकालनी है, समझ गया ना। अच्छा इसके दूसरा केस अगर इंडिपेंडेंट है, भाई इंडिपेंडेंट है तो यार फिर ये तो तुम्हें लगाना ही पड़ जाएगा, इंडिपेंडेंट है, अब ये जीरो नहीं रख सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये अलग से नया केस नहीं है, इसी से ही कैरी किया हुआ केस है, ठीक है ना, तो फिर लगाएंगे क्या, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब की बार ये जीरो नहीं, अब की बार ये जीरो नहीं होगा, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो अब देखो तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें पी निकालना है, निकालना यही वाला है पी, ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट है तो कैसे निकालेंगे पी, ठीक है ना, पी मतलब यही पी बी, मतलब पी बी कैसे निकालेंगे, तो इंडिपेंडेंट का एक फॉर्मूला याद रखो, इंडिपेंडेंट का एक फॉर्मूला इंटरसेक्शन से आता है, ये भी फॉर्मूला याद रख लो फॉर्मूले में, इंडिपेंडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर इंडिपेंडेंट आ जाए, ठीक, इंडिपेंडेंट अगर वर्ड आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ये याद रखना, इंडिपेंडेंट है मतलब ए हो चुका वाला नीचे नहीं लगाएंगे, मतलब पी ए का अलग बी का अलग ही, मतलब एक माइनस नहीं करेंगे, जैसे कार्ड निकाल रहे हैं, किंग निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, एक किंग निकाला दूसरा किंग निकाला, एक किंग निकाला तो कितना आ जाएगा 4/52 मल्टीप्लाई, दूसरा किंग निकाला तो अगेन 4 हाँ, या चलो एक किंग निकाला, और क्या है कार्ड में बताओ जरा, 2-3 एस हो गया, और वो कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक है ना, तो चलो एक किंग निकाला 4/52, फिर स्प्लिट निकाला 13/51 नहीं करेंगे 52 ही करेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल वैसे तो यहाँ पे डिपेंडेंट हो रहा है, हाँ, अगर एक कार्ड बट अलग अलग कर रहे हैं, है ना, तुम ये सोचना है कि ये एक अलग पैक से निकाल रहे हैं और ये एक अलग पैक से निकाल रहे हैं, दोनों अलग अलग पैक से निकाल रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट ही हुआ ना दोनों, एक बॉक्स अलग था कार्ड का, एक बॉक्स अलग था, एक में से किंग निकाला एक में से स्प्लिट निकाला, है ना, ऐसे समझो कि बी वाला करना ए हो चुका वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट वर्ड है तो, ठीक है ना, तो इसे डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना अगर इंडिपेंडेंट है तो, ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो चलो वही फॉर्मूला मारेंगे हम लोग, ये समझ गए थे ना, अच्छा हाँ ये वाला कर रहे थे हम लोग, तो इससे नहीं होगा ये किससे होगा, इंडिपेंडेंट वाला पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी, हमें पी बी निकालना है, पी बी मतलब वही पी बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी है क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी है, अगर देखो इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से निकाल लो, हाँ ए इंटरसेक्शन बी नहीं यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी तो यूनियन बी तुम्हें दिया हुआ था,
ओके, और क्या गिवन है, ए, चलो यही वाला फॉर्मूला नीचे मार लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या पूरा पूरा ये रख सकते हैं, यहाँ पे यूनियन लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई यूनियन लगा देंगे, है ना। मतलब अगर यहाँ इंटरसेक्शन ले रहे हैं यहाँ यूनियन लगा सकते हैं फिर। तो पी ए पी बी और एक पी बी कॉमन आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी, अगर ये यूनियन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। पी ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, ठीक है ना भाई। यही फॉर्मूला हमने मारा है ना भाई, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होता है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, तो यहाँ यूनियन कर दिया इज इक्वल टू पी ए। समझ, ये इंडिपेंडेंट फॉर्मूले को ओपन किया है हमने, पी बी करेक्ट है ना। अब देखो ये दो तो एक ही वेरिएबल है ना, ठीक है ना, ये दो एक ही वेरिएबल, इसके जगह पी लिख सकते हैं, इसके क्या लिख सकते हैं, पी दिया हुआ है ना, चलो ठीक है। अब पी ए गिवन है, पी ए गिवन है 1/2 प्लस ये पी होगा पी बी माइनस ए यूनियन बी गिवन है, ये 3/5 गिवन है, 3/5 पी ए गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई पी। अब पूरे में तुम्हें क्या निकालना है भाई, पी ही तो निकालना है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये हो जाएगा p/2 इंटू p/2, ये वाला p एक उधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का p/2 आ जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। ये क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि आधे में से एक गया, डिनोमिनेटर कॉमन करके कर लेना तुम लोग। अब यहाँ पे देखो 1/2, ये क्या था, माइनस में था ना, ये माइनस में था, हाँ ठीक है, ये माइनस लिखा हुआ है, चलो 1/2 माइनस 3/5 था ये। अब डिनोमिनेटर कॉमन कर लेना, इंटू 5 1/10 आ जाएगा, 1/10 प्लस का कि माइनस का, ये करना मत भूलना, प्लस का कैसे होगा, इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 इंटू 2 प्लस का हो रहा है, एक मिनट, यानी यहाँ पर वैल्यू माइनस में आएगी क्या, माइनस में कैसे आएगी, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। पी ए कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, यूनियन बी 3/5 दिया हुआ है, तो 1/2 माइनस 3/5, तो 5 माइनस 2/2 प्लस 10, ओके 2 3 ज़ा 6 है, अच्छा ठीक है, माइनस में आ रहा है ना, 2 3 ज़ा 6, 1/2 माइनस में आएगा, इतनी मेंटल बात मत करो भाई इतनी जल्दबाजी में। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वहाँ माइनस में नहीं आ सकती थी, तो ऊपर 2 आगे मल्टी 2/10 1/5 आ जाएगा आंसर, पी की वैल्यू, समझ गए। इस तरीके से करना है। तो इंडिपेंडेंट को इस फॉर्मूले से मारो, इंडिपेंडेंट पास फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला बता दिया है। अगर इंडिपेंडेंट है बी तो पी इंटरसेक्शन बी इक्वल पी इंटू पी बी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, वही इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला मारा था। अब यहाँ पर यार बी तो हमें मालूम नहीं पी की वैल्यू, और इधर इंटरसेक्शन बी भी तुम्हें नहीं मालूम था, तो इंटरसेक्शन बी को हमने ओपन किया, ये वाले फॉर्मूले से ओपन किया, वैल्यू को रिप्लेस किया, पी बी जहाँ दिखा वहाँ पी लिख दिया, क्योंकि पी बी की वैल्यू पी दी हुई थी, बाद में पी की वैल्यू निकाल ली, समझ गए। तो ऐसे डेटाबेस में आएंगे ना तो 2-3 फॉर्मूले ही तो हैं यार, 2 ही 3 तो फॉर्मूले हैं। देखो ये भी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट फॉर्मूला क्या बताया था, पी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। अगर इसी का उल्टा भी हो सकता है, नॉट वाइज, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पी ए नॉट मल्टीप्लाई पी बी नॉट, तो हाँ वही 1 माइनस के हिसाब से 1 माइनस पी ए 1 माइनस, तो ऐसे भी बन जाएगा फॉर्मूला। अगर ऐसे कह रहे हो तो ऐसे भी फॉर्मूला कह सकते हो, किसके लिए, इंडिपेंडेंट के लिए। तो फॉर्मूला याद रखना ये। तो देखो मुचुअली ये सब नहीं, ये देखो यार है ना फॉर्मूला सीधा सीधा आ ही रहा है यार, ये तो कि क्या ए नॉट बी नॉट, अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन है, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पी इंटरसेक्शन बी को पी ए भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। तो नॉट के हिसाब से यहाँ पे नॉट के हिसाब से होना चाहिए, देखो पी ए नॉट है कि नहीं, 1 माइनस पी ए का क्या हो, पी बी नॉट का मतलब क्या हो, 1 माइनस नॉट तो हो सकता है, ठीक है। तो देखो ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी इतना दिया हुआ है, पी एफ इतना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है,
तुम्हें ये निकालना है, ये निकालना है, ये यार जाना पहचाना सा है क्या? हाँ सर ये तो जाना पहचाना है क्या कि ई मतलब कंडीशनल वाला है ना, इज इक्वल टू पी ए पी एफ क्या करते हैं, पी बोलो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ई एफ का इंटरसेक्शन हाँ कंडीशनल में अपॉन, यहाँ नीचे एफ है तो यहाँ पे लिखेंगे पी एफ, ये लिखेंगे। ये अगर हम देखो जो पूछा कि हमने सीधा फॉर्मूला मार दिया। अब डेटा तो मैच करो, पी एफ गिवन है, हाँ सर गिवन है, ई इंटरसेक्शन है गिवन है, तो भाई तुम्हें दिक्कत क्या है यार, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या बता दो, 0.2 अपॉन 0.3 है ना, कोई दिक्कत है बता दो। तो हट गया 2/3 आ गया, डेसिमल एक ऐसे हटा दो, 2/3 आ गया, चलो ठीक है। साथ में एफ ई भी पूछ रहा है, पी एफ जब ई हो चुका हो तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन मारेंगे, इंटरसेक्शन में ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखो, देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ पर नीचे ई है तो यहाँ प्रोपर्टी ऑफ ई आएगा। चलो तो मारो, क्या क्या चाहिए, इंटरसेक्शन एफ मालूम है, हाँ कितना 0.2 दिया हुआ था 0.2, पी इंटरसेक्शन ई पता है, हाँ 0.6 है। तो यार क्या ही कहें ऐसे क्वेश्चन को, हटा दो, एक एक नंबर वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना और ए यूनियन बी इतना दिया हुआ है, तो ये भी कर ही लोगे भाई। पी ऑफ ए निकालना है जब बी हो चुका हो तो ऊपर लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, सिंबल ध्यान रखना कि ये इंटरसेक्शन होता है, यू मतलब यूनियन होता है, और यहाँ पे निकालेंगे पी बी क्योंकि नीचे बी है ना, बी हो चुका है, ठीक है ना। तो वैल्यू का सब्स्टिट्यूट मारो, बी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 9/13 दिया हुआ है सर, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 4/13 दिया हुआ है, होता है क्या, तो 4/13 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होकर 13 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, करके 4/9, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अभी वर्डिंग वाले आएंगे तो मज़ा आएगी, अब मज़ा आएगी ना। फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? ठीक है ना। अब देखो भाई टोटल और बेस तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि 2 चॉइस में दी नहीं दी है। अब सवाल में कंडीशनल है या तो मल्टीप्लिकेटिव है ना, क्योंकि एक ही से चॉइस दी गई, बैग एक ही है, बैग एक ही है ना, एक फैमिली है 2 चिल्ड्रेन है, मतलब बैग एक ही है, मतलब एक बैग में 2 कार्ड हैं, 2 चिल्ड्रेन हैं काइंड ऑफ। तो 2 चिल्ड्रेन है, या तो अगर दोनों बॉयज है तो बड़ा एक बड़ा बॉय होगा या तो एक छोटा बॉय होगा, दोनों गर्ल, बड़ी गर्ल होगी एक छोटी गर्ल होगी, छोटा जी लिख दो, या तो एक बड़ा बॉय एक छोटी गर्ल होगी, छोटी वाली गर्ल होगी, बड़ा वाला लड़का होगा, या बड़ी वाली गर्ल होगी छोटी वाला बॉय होगा। ऐसे करके आ गया सैंपल स्पेस। ऐसे टाइप में क्वेश्चन में कंडीशनल सैंपल स्पेस बनाए जाते हैं। आपके बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट, मैंने क्या कहा था, नोन दैट, गिवन दैट आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कंडीशनल फॉर्मूला हमने बताया था आपको, क्या करते हैं हम लोग, कंडीशनल। देखो वर्डिंग क्या बताई थी हमने, गिवन दैट, नोन दैट, है ना, गिवन दैट, देखो गिवन दैट, नोन दैट, तो कंडीशन याद रखना क्या, गिवन दैट मतलब एक हो चुका है, पहले वाला हो चुका है, नोन दैट, ऐसे करके गिवन दैट, नोन दैट, ऐसे वर्डिंग होगी, ठीक। अब लेकिन इसके लिए सैंपल स्पेस में मालूम होना चाहिए कि बॉय गर्ल, पर रेड बॉल ग्रीन बॉल के तो पता ही चली जाता है गिनती से, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं तो यहाँ पे ठीक है। तो बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज़, बोथ चिल्ड्रेन बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो इसमें हो क्या चुका है, हाँ इसमें हो क्या चुका है, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका दैट। देखो एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, नहीं प्रोबेबिलिटी पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, ये पूछा गया है, गिवन दैट ये गिवन है, ये हो चुका है, एटलीस्ट वन ऑफ इज ए बॉय, ये हो चुका है। देखो गिवन दैट मतलब हो चुका है, ठीक है। हम लोग 2 तरीके से करते हैं, ए ई एफ ले लें, ठीक है। ई का मतलब मानेंगे फाइंड आउट, क्या करेंगे हमेशा इस टाइप में फाइंड आउट, और एफ का मानेंगे हो चुका है, ऐसा मान लेंगे हो चुका
है ना। ई को ऐसा मान लो हमेशा कोई भी क्वेश्चन में, एक इवेंट ई एक का एफ, ठीक है। तो ई मतलब फाइंड आउट करना है और एफ मतलब हो चुका हो, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करना है ई और एफ हो चुका हो, एफ हो चुका है मतलब पी एफ मालूम होना चाहिए, है ना, हो चुका है, पी एफ मालूम होना चाहिए। ई फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट मतलब ई फाइंड आउट करना है जब एफ हो चुका है, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बना कि नहीं बना। तो लेकिन पी एफ मतलब हो चुका हो, तो क्या हो चुका है, बोथ बॉयज एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय के देखो, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बॉय, इसमें भी कम से कम एक बॉय है, इसमें भी कम से कम एक बॉय है, ये कॉमन नहीं है, ये एक है, ये तो इसमें भी कम से कम एक बॉय है, इसमें भी कम से कम 3/4 आ रही है, क्या आ रही है, समझ गया ना, 3/4। तो हमें ई एफ निकालना है कुल मिला के। तो ई का मतलब हमेशा क्या मानना है, फाइंड करना है, एफ का मतलब हमेशा क्या मानना है, हो चुका हो। तो हमें ये पता करना है ना। तो अब फॉर्मूले में फ्रेम करो, इज इक्वल टू ऊपर क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे पी एफ। चलो पी एफ तो तुम्हें मालूम है 3/4 है। अब सवाल है सर पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है कि ई की प्रोबेबिलिटी अलग, एफ की अलग, दोनों के कॉमन। तो इसमें जस्ट ओनली ई क्या है, both the children are boys. बोथ द चिल्ड्रंस आर Boys. बॉयज, ठीक है। तो ई का मतलब क्या था, हमने क्या बताया था, व्हाट इज जो फाइंड कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रंस आर बॉयज, यानी ई मतलब क्या है, ओनली ई मतलब क्या है, ओनली ई, ओनली ई का मतलब बोथ बॉयज। तो बोथ बॉयज कितने हैं, दोनों बॉयज एक ही है, तो मतलब ऐसे बनाओ, बोथ बॉयज ऐसे करके बना लिया, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में निकालना है। तुम डायरेक्ट 1/4 मत लिखो ऐसे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तुम्हें सेट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बोथ बॉयज हो गया, और दूसरा एफ का कितना है, ओनली एफ, पहले अलग अलग चलना है। ओनली एफ का मतलब क्या था, At least one. एटलीस्ट वन के लिए कितना था, एटलीस्ट वन के सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा तुम्हें, एटलीस्ट वन के लिए ये भी आएगा, बीबी भी आएगा, है ना, बीजी भी आएगा और जीबी भी आएगा, है ना, समझ गया ना, ऐसे। यानी अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को। अब इंटरसेक्शन कॉमन निकालो, कॉमन कितना हो रहा है, एक 1/4 हुआ है कि नहीं आया, ऐसे निकालना पड़ेगा, याद रखो, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का पहले सैंपल स्पेस, ई का इंडिविजुअल अलग, एफ का इंडिविजुअल अलग। ई का ये कैसे पता चला, ई तो ई में मैंने क्या कहा था, ई का मतलब हमेशा मान लो कंडीशन में जो फाइंड करना है, एफ का मतलब जो हो चुका है, ठीक है, जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन, मतलब दोनों चिल्ड्रन का ई हो गया। तो ई देख लो, दोनों चिल्ड्रन बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ के लिए ये सैंपल सेट मतलब एक तुम्हें सेट बनाने पड़ेंगे, बीबी आया। और पूछा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज़, यानी ई है, एटलीस्ट वन ऑफ बॉयज़ क्या है, एफ है, एफ जो हो चुका है, एटलीस्ट वन, तो हो चुका है मतलब एटलीस्ट वन बॉय के लिए क्या रहेगा, 1 2 3, 1 2 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन निकालो, दोनों में कॉमन सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, बीबी मतलब 1/4, एक ही कंडीशन आ रही ना, बीबी एक ही कॉमन आ रहा है, ओनली 1 कॉमन। अगर 2 कॉमन आते तो 2/4 करते हैं, एक कॉमन आ रहा है, बीबी एक कॉमन, 1/4, तो 1/4 यहाँ लिख देंगे। तो 1/4 इंटू 3/4 करके 3/8 में आंसर दे देंगे। आई बात समझ में, तो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब देखो 10 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस इन ए बॉक्स, एक ही बॉक्स है और 10 नंबर है उसमें, तो यार टोटल और वो तो नहीं है, बेस थ्योरम तो नहीं, कि बॉक्स एक ही है, वही बॉक्स से ही निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, Multiply. ठीक है। मिक्स अप थ्रोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज प्रूफ दैट इट इज एन इवन नंबर। भाई ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कई लोगों की बतानी पड़ती है, इसमें देखो एक बताना है, एक हो चुका है। तो मैंने क्या कहा था, ई का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट है ना, यहाँ हमेशा रखना ई का मतलब। तो यहाँ पर क्या है, More than 3. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज एन इवन नंबर, तो यानी कि इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम देख लेंगे। तो पहले सैंपल सेट बनाना पड़ेगा, 1 से 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फाइंड आउट ई करना है जब एफ हो चुका है, तो ये क्वेश्चन मार्क था। और एफ का मतलब क्या बताया था मैंने, जो हो चुका हो, क्या हो चुका है, इफ इट इज नोन दैट, नोन वर्ड आ गया ना, नोन गिवन दैट नंबर ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3,
तो मोर देन 3 ये तुम्हारा हो चुका है, अभी देख रहे क्या है, ये तो निकालना है, ये निकालना है, ये हो चुका है। इसके अलावा पी ई अलग निकालना पड़ेगा, ओनली पी अलग निकालना पड़ेगा, ओनली पी एफ हमें पता ही है, और दोनों का इंटरसेक्शन हम अलग करें क्योंकि फॉर्मूला मांगेगा ना कंडीशन में इंटरसेक्शन दोनों का। ठीक है, तो ये तो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने दे दिया, और ये हो चुका है पी एफ। तो हो क्या चुका है देखो, क्या हो चुका है, इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7/10, ओवरऑल 10 है ना, 7/10 हो चुका है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे मारते हैं हम लोग, पी ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी, यहाँ पे एफ है ना। अब देखो एफ मतलब क्या बोल रहा है एफ के लिए, हाँ 7/10, तो ये 7/10 तो हमें मालूम है। अब देखो, अब ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, तो पी अलग निकालना पड़ेगा, पी एफ अलग, पी एफ हमें मालूम कितना 7/10 है। अब पी देखो, पी क्या पूछा गया, इवन नंबर, इवन नंबर देख लो स्टार्टिंग से थोड़ा ना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज इवन नंबर। इवन नंबर। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने पड़ेंगे तुम्हें, प्रोबेबिलिटी मत लिखो, इसका सैंपल स्पेस बनाओ अलग, सैंपल स्पेस बनाओ, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखेंगे। पी के अलग सैंपल स्पेस बनेगा, जिससे यहाँ पे ओवरऑल सैंपल स्पेस बना है, तो पी का सेट अलग बनेगा, पी एफ का सेट अलग बनेगा। तो पी एफ का सेट क्या कह रहा है, पी एफ का सेट कह रहा था इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन मोर देन 3, तो 4, इसमें देखो 4 5 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन निकालने के लिए पी एफ का सेट बनाना पड़ेगा। सुन लो फिर से, कंडीशनल में जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो पी का अलग सेट बनाना पड़ता है, पी एफ का अलग बनाना, पी एफ की प्रोबेबिलिटी अलग बात होगी, प्रोबेबिलिटी तो अलग बात होगी, लेकिन सेट बनाना पड़ेगा अलग। क्या बनाना पड़ेगा, सेट अलग बनाना पड़ेगा, तभी इंटरसेक्शन निकाल पाओगे। और ई क्या कह रहा है, इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर देख लो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अब इनमें से तुम्हें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ऑल कॉमन वाले निकालने पड़ेंगे, तो कॉमन कितने आ रहे हैं उसका भी सेट बनाना पड़ेगा, उसका भी सेट बनाना पड़ेगा। तो कॉमन है कि 4 4 हो गया, 4 लिखा, 6 6 हो गया, 6 लिखा, 8 8 हो गया, 8 लिखा, 10 10 हो गया, 10। अब लास्ट में प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर 1 2 3 4 4 और टोटल कितने 10 थे, 4/10। अब आई बात समझ में, ये है कहानी इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की, ऐसे निकालना पड़ता है। पी एफ तो तुम नीचे वाला तो निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो तुम्हें हो चुका है वो निकाल लोगे, थोड़े 10 थे और 7 नंबर आ गए, लेकिन सबके सेट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पी एफ तो तुम डायरेक्ट ऐसे अज्यूम कर ही लोगे ना कि यार 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है 10 में से, लेकिन इंटरसेक्शन कैसे निकालो, इंटरसेक्शन के लिए ई कितने हैं, एफ तो पता है 7 है, बाद में दोनों का ये निकालना, इंटरसेक्शन कॉमन निकालना पड़ेगा। अब आई बात समझ में, तो तीनों के सेट अलग निकालना पड़ेगा, तीनों के सेट कैसे, ई का अलग, ई मतलब जो पूछा गया, क्या पूछा गया इवन नंबर, तो इवन नंबर सारे लिखो। आप फिर उसे इवन नंबर पूछा गया, नहीं ये नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, आप सोचा इवन नंबर तो पूछा गया है यही लिखते, नहीं इवन नंबर पूछा है जब एफ हो चुका हो, तो ये सिर्फ इवन नंबर का है, ये सिर्फ एफ नंबर का है, ये ई एफ दोनों का है, लेकिन पूछा गया ई जब एफ हो चुका है। समझ गया ना, ये स्टेप याद रखना कंडीशनल फॉर्मेट प्रोबेबिलिटी में, इस तरह के तीनों के सेट बनाएंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, उसके बाद समझ गया, एक का सेट दूसरे का सेट, इंटरसेक्शन का भी सेट, सेट सेट सेट, बाद में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि यार ये इंटरसेक्शन एफ के सेट ये आया, तो 1 2 3 4 4 ऊपर और टोटल कितने थे 10 थे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4/10, तो 4/10 इंटू 10/7, 4/7। अब आई बात समझ में, तो कितना आसान सा लगने लगा है पहचानना, कितना आसान सा लगने लगा है पहचानना कि कौन सी कंडीशनल है कौन सी मल्टीप्लिकेटिव। बाकी यार टोटल और बेस तो तुम्हें मालूम ही है। अब देखो ये, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इट इज नोन दैट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल्स, आउट ऑफ 430 गर्ल्स थे, 10% गर्ल्स क्या है 12th में है, ये 12th में थी। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट, देखो गिवन दैट आ गया, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। ठीक है भाई, ई एफ वाले कॉन्सेप्ट में चले जाओ। ई का मतलब मैंने क्या बताया था, फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, क्लास 12 की मतलब वही है, मतलब फॉर्मेट में ऐसे लिखोगे पी ई जब एफ हो चुका है, ये क्वेश्चन मार्क है तुम्हारा,
फिर एफ में क्या है जो गिवन है, तो गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ठीक है, तो ये गिवन दैट हो गया, पता है हमें। गिवन दैट में क्या लिखोगे, पी एफ, तो पी एफ क्या है, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो लड़की है वो, तो गर्ल जो है वो 12th से ही लेना है ना हमें, लेकिन तो 12 के लिए गर्ल कितनी 12th में पढ़ रही थी, टोटल 1000 थी, और 10% 430 गर्ल्स थी, इसमें 12th में सिर्फ 10% थी, मतलब 43 थी, तो 43 अपॉन 100 हो गया ना, 1000 हो गया ना, समझिए। तो देखो नोन दैट के लिए क्या दिया हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ गर्ल स्टडी इन दी क्लास 12th। ठीक है, यहाँ से रीड करो, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली, एक डोर क्लोज कर दो, रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, गिवन दैट, यहाँ से रीड करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो गर्ल जो गिवन दैट है, गिवन दैट में जो गर्ल का बोला गया, तो गर्ल कितनी है, 430 है आउट ऑफ 1000, 430 आउट ऑफ 1000, समझिए ना, 430 आउट ऑफ 1000, क्योंकि गिवन दैट में गर्ल का बोला गया है। ठीक है, क्लास 12 तक दिया है वो तो उसका दिया गया है, वो एक स्टूडेंट का वो अलग है जो तुम्हें ई एफ का पूछा गया है, ठीक है ना। गिवन में देखो क्या है, गिवन क्या, गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, यानी गर्ल कितने 430 आउट ऑफ 1000, ये तो हो गया। अब पी दूसरा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12, यानी पी ई एफ, यानी कि इसकी बतानी जब एफ हो चुका है, तो बतानी किसकी है, एक स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, कोई स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, ठीक है, इसकी तुम्हें बतानी है, ये फाइंड आउट है, ई बाई एफ, और गिवन दैट में एफ लिखते हैं। अब ई बाई एफ, ये यार ये तो हमारा फॉर्मूला क्या है, कंडीशनल वाला, कैसे लगेगा, ई बाई एफ के लिए ऊपर क्या लोगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, और नीचे तो पी एफ ही रहेगा, गिवन दैट है ना, तो नीचे तो हमें पता ही है 430/1000 है, क्योंकि गिवन दैट में स्टूडेंट इज ए गर्ल फ्रॉम क्लास 12 नहीं लिखा था, अगर फ्रॉम क्लास 12 होता, गिवन दैट में आगे क्या होता, चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल फ्रॉम क्लास 12, तो फ्रॉम क्लास 12 के लिए 43 होता, क्यों, क्योंकि 430 में 10% ही लड़कियां क्लास 12 में हैं, तब ओनली 430 का 10% कितना होगा, 430 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 10%, 430 का 10% कितना हो जाएगा, 43 आ जाएगा, लेकिन आगे क्लास 12 नहीं लिखा था, सिर्फ गर्ल का ही लिखा था, गिवन दैट में गर्ल मतलब 430 गर्ल है आउट ऑफ 1000, ये ठीक है। अच्छा, अब ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालें, सवाल ये है, तो ई का मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज ई, ई क्या है जो हम पूछा गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, तो ई में है क्लास 12 की, क्लास 12 में जो बच्चे हैं वो ई में है, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 1000 में 10%, क्लास 12 में कितने बच्चे, देखो पूरी बात समझो, इसको कैसे करना है, हमने क्या कहा था, अगर ये निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो पी ई का एक अलग बनेगा, सेट अलग बनेगा, पी एफ का सेट अलग बनेगा, सेट अलग बनेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ का सेट अलग बनेगा, उसके बाद मतलब ये सिर्फ सेट बनेंगे, चलो प्रोबेबिलिटी हटा दो, ये सिर्फ सेट बनेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ का, ऐसे निकाला जाता है। तो पी ई का सेट क्या बनेगा, ई को हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी क्लास 12, क्लास 12 टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 12 कितने बच्चे पढ़ रहे हैं देख लो, 430 में 10%। अब यहाँ पर देखो ई इंटरसेक्शन एफ डायरेक्ट तुम्हें कैसे पता चल रहा है, देखो हमने जो स्टूडेंट को निकाला वो क्या हो रही है, गर्ल हो रही है, क्या हो रही है, वो गर्ल हो रही है, ठीक है ना, ये और आगे पूछा कि एक तो वो गर्ल हो रही है और दूसरा बच्चा कहाँ से, क्लास 12 से। इसमें देखो ये सेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट पता चला जा रहा है कि वो लड़की और क्लास 12 की है, वो लड़की है और वो क्लास 12 की, तो लड़की भी है क्लास 12 की भी है, तो इसमें इंटरसेक्शन ही तो लगेगा कि जहाँ पे दोनों आ जाए, इंटरसेक्शन लगेगा,
तो लड़की भी है, क्लास 12th भी है, तो क्लास 12th में लड़कियां कितनी 430 नहीं, टोटल 430 थी और क्लास 12 में कितनी थी 10% थी, तो 43 थी। तो 43 डिवाइड बाई मेन सेट, मेन कितने बच्चे 1000, ये चीज़ याद रखना, ये है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं कि 1000 बच्चों कैसे बनाओगे तुम, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें सीधा बोला गया कि एक लड़की है और वो क्लास 12 की ही होनी चाहिए, तो लड़की और क्लास 12 की होनी चाहिए, तो क्लास 12 में लड़कियाँ कितनी है 10% है, तो 10 मतलब 43, टोटल 430 गर्ल थी और 10% गर्ल क्लास में 43, लेकिन आउट ऑफ 100 नहीं, आउट ऑफ 1000 मेन सेट में जाके डिवाइड लगाना पड़ता है, जिसमें पहले भी हम लोग ने ऐसे ही किया है, मेन सेट में जाके डिवाइड किया था, इवन ऑड नंबर में यही किया था, ठीक है ना। इवन ऑड नंबर में भी यही किया था, मेन सेट में गए थे और मेन सेट में जाकर हमने टोटल वो लिया था, है ना। ठीक है, तो चेक कर लेना अभी जो क्वेश्चन आप लोग ने किए हैं, तो बस एक दूसरे को ऊपर रख दो, यहाँ पे हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 1000 और नीचे एफ है, एफ का मतलब गिवन दैट, तो गिवन दैट क्या, गिवन दैट चूज एन स्टूडेंट द गर्ल, तो गर्ल कितनी 430 है, तो 430 डिवाइड बाई 1000, ऊपर के क्लास 12 की ही होनी चाहिए, तो वो इंटरसेक्शन वैसे निकल आएगा कि गर्ल है क्लास 12 की होनी चाहिए, मतलब 43/1000, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, ए पर्सन हैज क्या है 10 ऑफ क्या लिखा हुआ है, अंडरटेकिंग ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक 0 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी, अगर देखो ये बोला कि अगर स्ट्राइक होती है तो काम है ना 0.80 काम टाइम पर हो जाएगा, नहीं देयर विल बी, इफ देयर विल बी नो स्ट्राइक होगा ना, देखो ए पर्सन 0 से देयर विल बी स्ट्राइक, हाँ प्रोबेबिलिटी आर, ये लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक होने की 0.65, एक तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ओवर हो गया, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, तो एक तो सेंटेंस ये पूरा हो गया, हटाओ कि स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.65 है, नहीं होने की 0.35 है। कह रहा है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं है तो काम होने के चांसेस कितना है 0.80 है, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक है, सुनो ऐसे है क्वेश्चन, अगर स्ट्राइक है तो 0.32 चांस है काम टाइम पर होने का, क्योंकि स्ट्राइक होगी तो भाई चांसेस कम हो जाएंगे टाइम पर काम पूरा होने का, अगर स्ट्राइक है तो 80 चांस है, 0.80 चांस है काम करने के, अगर स्ट्राइक है, अगर स्ट्राइक नहीं है, हाँ नहीं है अगर, ठीक है ना। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, देखो अब यहां पर बताओ कंडीशनल लग रहा है कि मल्टी कंडीशनल तो है ही नहीं, कंडीशनल क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पे दो चांस ऐसे ही हो रहे हैं, स्ट्राइक और नहीं स्ट्राइक के, कंडीशनल में तो एक ही होता है, यहाँ पे दो चांस हो रहे हैं, कंडीशन अगर स्ट्राइक है तो इतने % हो रहा है, स्ट्राइक नहीं है तो इतने % हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव में एक से निकालते हैं, हाँ एक से निकालते हो, कई का पूछा जाता है, तो यहाँ पे कई का पूछा गया है क्या, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, एक का ही पूछा गया है, पूछा गया एक ही का, तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं, अगर होता ऑन टाइम बताओ, नहीं टाइम बताओ, स्ट्राइक बताओ, नो स्ट्राइक पे बताओ, अगर दोनों पे बताओ तब तो मल्टीप्लिकेटिव लगता। तो मल्टीप्लिकेटिव के मैंने क्या बताया था, सुन लो, जो मैंने शुरुआत का बताया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेटिव में एक बैग से ओपन किया और कई लोग आ गए रोल में, ये मल्टीप्लिकेटिव हो जाता है। और टोटल ठीक है, कंडीशनल तो है ही नहीं, कंडीशनल में 1 by 1 ही चल रहा होता है ना। और टोटल क्या बताया था कि ऐसे करके है, फिर यहाँ पे दो चांस, यहाँ पे दो चांस पूछा गया एक का, ये बताया था टोटल का मैंने। तो यहाँ पे देखो दो चांस है, एक स्ट्राइक वाला चांस है, एक नॉन स्ट्राइक का। स्ट्राइक का चांस है 0.65 मतलब 65/100 है ना। तो नहीं स्ट्राइक, ये स्ट्राइक वाला हो गया, तो यस स्ट्राइक नो। अगर नहीं स्ट्राइक का कितना होगा 35/100, 0.65 मतलब 0.35 हुआ ना, 1 में से माइनस करोगे तो ये हो गया नो स्ट्राइक का। स्ट्राइक है तो ये, नहीं स्ट्राइक है तो ये। अगर स्ट्राइक है तो नहीं स्ट्राइक का दिया नहीं तो आपको अपनी मर्जी से निकालना पड़ेगा। अगर स्ट्राइक है
नहीं 0.32 है अगर स्ट्राइक है, देखो स्ट्राइक नहीं है नहीं तो 0.80 है, देखो 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। हाँ तो स्ट्राइक नहीं है ना, तो स्ट्राइक नहीं पे 0.80 इधर आएगा, 0.80 ऊपर आएगा सर। नहीं यहाँ आएगा। क्यों, ये देखिए नो स्ट्राइक ना, स्ट्राइक है ही नहीं ना यहाँ तो पर। नहीं वाले में तो लिखा 0.80, ये लिखा है नहीं, ओह देखो स्ट्राइक नो स्ट्राइक, ओके। ठीक है, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65 है ना, देखो द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, ठीक है ना। तो 0.65 तो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब नहीं की कितनी हो गई 0.35, कॉमन सेंस ठीक है ना, एक से माइनस करने का। अब आगे बढ़ो, जब हम और आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि 0.80 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, ये तो एक फिल्म में पूरा हो गया, कॉमा लगा था यहाँ पे। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो नो स्ट्राइक पर 0.80 है, ठीक है ना। देखो इफ देयर इज नो स्ट्राइक, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, ठीक है। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक है तो 0.32 चांस है, सीधी बात है ना, अगर स्ट्राइक रहेगा तो कम चांस रहेगा ना। तो स्ट्राइक है, देखो स्ट्राइक है तो 0.32। तो बस अब कह रहा है कि अब ये बेस थ्योरम नहीं होगा। बेस थ्योरम में क्या होता है कि ऑन टाइम बताओ, अगर स्ट्राइक नहीं है उल्टा रिवर्स मारता तो बेस थ्योरम होता। ये मैंने पहले में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब टोटल ही लग रहा है तो साफ साफ, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, या इसको ऐसे ले लेना 32/100 इंटू 65/100 प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस 80/100 मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ब्रैकेट मार दिया करो 35 डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। बस टोटल थ्योरम हो गया। आगे बात समझ में, स्ट्राइक है तो 0.32 चांस है काम कंप्लीट होने का टाइम पर, स्ट्राइक नहीं है तो 0.80 चांस है काम कंप्लीट होने का। अगर स्ट्राइक नहीं है तो, स्ट्राइक नहीं है तो काम तो ज़्यादा चांस रहेगा ना कंप्लीट होने का। बस तो समझ गए ना। तो किस तरीके से हम लोगों ने कितना आसान तरीके से पता किया कि यह टोटल से लग रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव से लग रहा है ना। भाई कंडीशनल में एक से एक ही वाली बात हो रही है, टोटल में एक है लेकिन कई की बात हो रही है, बैक से कई लोगों का पूछ रहा है, साइमल्टेनियस पूछ रहा है। टोटल में तो 2 चांस पहले आ गए, क्या स्ट्राइक है तो नहीं है, या एक बॉल कलर, एक बैग में इतने कलर बॉल है, एक बॉल में इतने कलर बॉल है ना। एक मशीन ये, फिर दूसरी मशीन ये, एक मशीन से इतनी प्रोबेबिलिटी काम करने की है, दूसरी मशीन से इतने हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखो बैग 1 कंटेन दिस, बैग 2 कंटेन दिस, यानी कि 2 चॉइस तो ये 2 बैग ये आ गए। अब देखो रैंडम, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, अगर ये पक्का नहीं है कि बॉल हमने एक बैग से निकाली दूसरे बैग से निकाली, मतलब बैग की भी प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। मतलब टोटल वाला तो कॉन्सेप्ट लगी रहे, दो बैग आ गए तो 2 बैग की प्रोबेबिलिटी भी लगी जाएगी। 1/2 2 बैग है तो 1/2 क्योंकि रैंडमली हम किसी बैग से कुछ निकाल रहे हैं, तो नहीं बैग की प्रोबेबिलिटी लेके चलना पड़ेगा कि 1/2। अगर ये होता है एक बैग से दूसरे बैग में निकाल रहे हैं तो दूसरा कंसेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा, है रहेगा टोटल में ही और बेस में ही, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। फिर बैग की नहीं लगाएंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि बैग 1 से हमने बैग चूज कर लिया ना कि ए बैग से बी बैग में डाल रहे हैं, बैग ही चूज कर लिया तो बैग की प्रोबेबिलिटी रहेगी ना। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, शक, डाउट, कि किसमें चॉइस होती है प्रोबेबिलिटी का मतलब। अब हमने पहले तो चॉइस कर लिया कि एक बैग से दूसरे बैग में डाल रहे हैं, बैग ए से बैग बी में डाल रहे हैं, तब 1/2 नहीं लगेगा। तो ये हो गया, ये 2 बैग में बॉल थी, ठीक है। पूछा क्या, देखो फ्रॉम 1 फाउंड टू बी रेड क्या बोला गया है, फ्रॉम 1 ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन इट फ्रॉम बैग 2। देखो अब रेड की सिर्फ नहीं पूछ रहा है, कह रहे 2 दूसरे बैग से निकाली, रिवर्स मार रहे वाला बेस थ्योरम पड़ा हुआ है। तो पहले अब सारी कहानी रेड की है, तो बैग 1 में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 में 3 रेड 4 ब्लैक यानी 3/7, और बैग 2 में 5 रेड 6 बॉल 5/11 है। क्यों रेड की ही क्यों लिखा, क्योंकि सारी कहानी रेड की चल रही है। तो अब देखो कह रहे कि रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, ठीक है ना। मतलब रेड जो हमने वो निकाला वो रेड थी बॉल, ये तो पता चल गया रेड थी, लेकिन बैग 2 से बताना है। तो क्या करते हैं, टोटल वाला नीचे लिख देंगे कॉन्सेप्ट, और सिर्फ बैग 2 से पूछ रहा है ये वाला ऊपर लिखेंगे, है ना। ठीक है।
फ्रॉम बैक टू, तो 1/2 मल्टीप्लाई 5/11, टोटल बेस तुम लेक्चर अलग से है तो चाहो तो कर लेना, और नीचे 1/2 बाई 5/11 प्लस प्लस आएगा, एक को वैसे छाप दो। इसका जो आंसर यहाँ लिख देना, यहाँ दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा 3/7 इंटू 1/2। थोड़ा सा इवेंट फॉर्मूला दिखा देना, एक को ई एक को एफ मान लेना, तो उस हिसाब से कर लेना, ठीक है ना। अब देखो 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, 1 2 3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, बॉक्स 1 दिस बॉक्स 2 दिस, देयर 1 गोल्ड, ए पर्सन चूज इन ए बॉक्स एट रैंडम, मतलब यार बैग की प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, बैग को रैंडमली चूज किया, तो एक बैग, 2 बैग, 3 बैग, तो ये हो गया 1/3 1/3 1/3। पूछा क्या, गोल्ड के बारे में पूछ रहा है, तो पहले वाले बैग में गोल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, सब गोल्ड का ही पूछ रहा है सब कुछ। पहले बैग गोल्ड का कितना है, 3 बॉक्स, इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, दोनों ही गोल्ड है, पहले वाले बॉक्स में दोनों ही गोल्ड है, मतलब 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, चांस ही नहीं ना दूसरे की, फुल टू सारे ही गोल्ड है, मतलब निकालोगे तो गोल्ड ही निकलेगा, निकालोगे तो गोल्ड ही निकलेगा, पहला वाले में तो 1 हो गया प्रॉब्लम, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं दूसरे का, दूसरा 0 है, मतलब 1 हो जाएगा गोल्ड का। ये बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर, दोनों सिल्वर है बॉक्स 2, तो गोल्ड कितना 0, हम लोग गोल्ड का ही देख रहे हैं, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। देयर इज 1 गोल्ड 1 सिल्वर, तीसरे वाले 1 गोल्ड 1 सिल्वर, तो 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, है ना, 2 सिल्वर कॉइन में 1 सिल्वर, ठीक है, ये हो जाएगी। इफ द कॉइन इज अ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, क्या लिखा है, if the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the boxes also of gold। देखो भाई क्या पूछ रहा है, देख लो फिर से, if the coin is of gold, कॉइन निकाला गोल्ड का है, ठीक है। अब गोल्ड का कॉइन कहाँ कहाँ निकल सकता है, या तो यहाँ निकल सकता है या तो यहाँ निकल सकता है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं गोल्ड, यही 2 में चांस है निकलने का, ठीक है ना, गोल्ड का। तो इफ द कॉइन इज गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स, हाँ तो भाई नहीं, बेस थोड़ा हो रहा है, कैसे कह रहे हैं कि एक कॉइन निकाला वो गोल्ड था, तो प्रोबेबिलिटी निकालो जो बच गया है कॉइन वो भी क्या है, गोल्ड है, तो दोनों गोल्ड किस में थे, बैग 1 में थे दोनों गोल्ड, बैग 1 में ही तो दोनों गोल्ड थे, बैग 1 की, तो कैसे कैसे इनडायरेक्टली पूछा गया तुम्हें, कैसे इनडायरेक्टली पूछा गया है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ समझो बैग 1 का पूछा है, तो 1/3 इंटू 1 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे 1/3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/3, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 1/2, समझिए ना लैंग्वेज। इफ द कॉइन इज गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, मतलब 2 गोल्ड, मतलब पहले वाले बैग की पूछ रहा था। तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन था ये, और कितने मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने किया है, तो ये वाला भी आप लोग कर लेना, टोटल वाला अलग से बनाया हुआ है मैंने। हमारा आज का वैसे मकसद था कि मल्टीप्लिकेटिव और कंडीशनल में कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लिकेटिव टोटल में कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, तो मैंने अच्छे से समझा दिया है।